Question number 6, cumulative frequency. In a recent survey, 640 people were asked about the length of the time each week they spent watching television. So this 640 means कि जो cumulative frequency का ग्राफ होगा, इधर cumulative frequency होगी, यहाँ maximum value 640 होगी. This is what we know from 640. The median time was found out to be 20 hours. Okay. अब इसमें नोटिस कोई टेबल नहीं गिवन हमें. यूजली टेबल गिवन होता है, उससे हमें कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं और उससे हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. कोई टेबल नहीं गिवन. इंस्टेड बताया हुआ है कि टोटल 640 पीपल हैं, वो ये डिस्कस हो गया. फिर बताया हुआ है कि मीडियन टाइम जो है वो 20 आवर्स है. अब मीडियन कैसे आता है? मीडियन इधर मिडिल वैल्यू रीड करते हैं हम. 640 का हाफ क्या होगा? 320. तो 320 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जो भी इधर वैल्यू होती है वो होती है मीडियन. तो दैट इज 20 आवर्स. सो सेकेंड बात जो आपको बताई हुई है ना, वो ये है कि एक पॉइंट इस पे होगा 20,320. फिर कहा हुआ है एंड द लोअर एंड द अपर क्वार्टाइल्स आर 15 आवर्स एंड 35 आवर्स रिस्पेक्टिवली. अब लोअर क्वार्टाइल क्या होता है कि यहाँ पे जो 1/4 of 640 है, व्हाट इज दैट? 640 डिवाइडेड बाय 4 इज 160. 160 के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे यहाँ वैल्यू आती है, दैट इज द लोअर क्वार्टाइल, वो आ रही है 15 आवर्स. दैट मीन्स 15,160 is a point on the curve. फिर बताया हुआ है that the upper quartile is 35 hours. upper quartile यहाँ पे 75% पे 640 का 75% या 3/4 of 640, that is 480. 480 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जो वैल्यू आ रही है, that is the upper quartile which is 35 hours. So 35, 480 is the upper. Walaikum assalam. 480 is another point on this graph. The least amount of time that anyone spends was 3 hours. So that means graph पे जो सबसे छोटी वैल्यू है, that's 3 hours. तो ग्राफ कुछ ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ से 3 से शुरू हो रहा है. यहाँ पे कहीं 3 होना चाहिए. So एक पॉइंट है 3,0, जो बिल्कुल ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो होगा 3,0. और फिर कहा है एंड द ग्रेटेस्ट अमाउंट वाज 60 आवर्स. तो यहाँ जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 60. तो 60 के करस्पॉन्डिंग 640 पॉइंट है वाई एक्सिस पे. सो 60, 640 इज अनदर पॉइंट ऑन द ग्राफ. सो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ गए हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. इसको हम एक अप्रोप्रिएट स्केल के अकॉर्डिंग प्लॉट कर लेंगे और इसके थ्रू curve बनाएंगे and that will be our cumulative frequency curve. Let's do that. Y axis पे हमने जाना है 640 तक, X axis पे हमने जाना है 60 तक. तो हम कर लेते हैं 2 boxes को 10 minutes कह देते हैं. So let me use another color. Okay. So 2 boxes is 10. So 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया. You have to mention कि x axis पे क्या है? It is time in hours. So time in hours. मैम Y जो एक्सिस है फिर से लेबल करना होता है, वैसे कभी बनाया नहीं होता इसमें? नहीं, खुद करना होता है. That is the difference, one of the difference between O levels and A levels cumulative frequencies. इधर खुद स्केल चूज करना होता है. ओके. और y एक्सिस पे ठीक है. जाना है हमने 640 तक. तो मेरे ख्याल से अगर हम 2 सेंटीमीटर को 100 कह लें, I think this would be appropriate. Let's see. So 100, 200,
300, 400, 500, 600 and 700. ओके, इस पे आपने लिखना होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। लेबलिंग इज मस्ट ऑफ द एक्सेस का 1 मार्क होता है। अब ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। 20, 320, एक सेकेंड लेट मी कंफर्म ये पॉइंट्स सही है। 3, 0, यस। 15, 160, यस। 20, 320, फिर 35, 480 एंड देन 60, 640। ठीक है सारे। ओके सो 20, सबसे छोटा पॉइंट 3, 0 से स्टार्ट करते हैं। इट्स गोइंग टू बी हेयर। उसके बाद 15, 160 कर लेते हैं। 15 इधर और 160, 150 और 160 इधर आ गए। ओके, नेक्स्ट इज 20, 320, 20 यहाँ पे और 320, 300 से 2 बॉक्सेस ऊपर। उसके बाद 35, 480, 35 इधर, 400 इधर, 450, 60, 70, 80 इधर एंड 60, 640। तो ऐसा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बन रही है। ओके, then it says use your graph to estimate how many people watched more than 50 hours of television each week. 50 hours था x एक्सिस पे। x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम y एक्सिस पे वैल्यू रीड करते हैं। सो 50 इधर है, इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है अराउंड 580 या 570। ठीक है, ये आ रहा है 570। अब ये है हाउ मेनी पीपल वॉच लेस देन 50 आवर्स ऑफ टेलीविजन। क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है वो लेस देन का डेटा हमें दे रहा होता है। अब हमें चाहिए हाउ मेनी पीपल वॉच मोर देन 50 आवर्स। तो टोटल पीपल है 700। 700 में से हम 570 माइनस कर लेते हैं। दैट गिव्स अस 130। सो द आंसर शुड बी अराउंड 130। ओ 700 नहीं थी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी। मैक्सिमम वैल्यू थी ग्राफ की 640। 640 से सबट्रैक्ट करना था हमारे पास। सो ये आ गया 70। सो 70 पीपल watch more than 50 hours of television. 570 people watched less than 50 hours of television. मार्किंग सीम में आंसर लिखा हुआ है 40 to 70। तो बस ये आ गया रेंज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7। The mathematics and English A-level marks for 1400 pupils, all taking the same examinations, are shown in the cumulative frequency graph below. Both examinations are marked out of 100. Okay, so 1400 हमें इधर नजर आ रहा है और इधर मार्क्स हैं, तो यहाँ मार्क्स हमें 100 तक नजर आ रहे हैं। कर्व इन्होंने खुद बना के दिया है हमें। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू विद दिस कर्व? Use suitable data
for these graph to compare the central tendency and spread of the marks in mathematics and English. अब आपने ये काम इंग्लिश में कह रही हूँ ओ लेवल्स में किया हुआ है, बट उसमें सेंट्रल टेंडेंसी का वर्ड नहीं था और स्प्रेड का वर्ड नहीं था. बट you have compared two data sets in O levels and you have compared their medians and you have compared their interquartile range. तो ये जो comparison of medians होता है ना, comparison of median, इसको वो कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को कंपेयर करें. मीडियन जो है ना उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी इन ए लेवल्स. अब ये सेंट्रल टेंडेंसी इज बेसिकली एवरेज, सो मीडियन इज दैट. और जो कह रहे हैं स्प्रेड को कंपेयर करना है, कंपैरिजन ऑफ स्प्रेड मींस इंटरक्वार्टाइल रेंज को कंपेयर करें. PREAD. सो इसमें या इंटरक्वार्टाइल रेंज कंपेयर करनी है और इवन रेंज भी कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो यू हैव कंपेयर्ड मीडियंस ऑफ टू सेट्स ऑफ cumulative frequencies or two sets of data in O levels, and you have also compared interquartile range of two sets of data in O levels. मीडियन पहले इन दोनों का देख लेते हैं. अब हमने इनके डेटा को कंपेयर करना है तो हम इन दोनों के मीडियंस फाइंड करते हैं. दैट मीन्स इनकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं. तो टोटल 1400 मार्क्स हैं. तो ये 700 पे हम वैल्यू रीड करेंगे तो मैथ का मीडियन आ रहा है 40. ठीक है. सो ऑन एवरेज मैथ्स में बच्चों ने 40 मार्क्स लिए. ठीक है. मीडियन का यही मतलब है कि आप सारे स्टूडेंट्स को सेम नंबर दे रहे हो, या एवरेज का यही मतलब है. सो ऑन एवरेज मीडियन स्कोर मैथ्स का 40 है. और इंग्लिश के लिए हम इसको आगे लेके जाएंगे. इंग्लिश के कर्व को यहाँ पे मीट कर रहा है तो मीडियन इंग्लिश का ज्यादा है, विच इज अराउंड 56. सो अब आपने कैसे कंपेयर करना है इनकी सेंट्रल टेंडेंसी को. आपने कहना है कि द मीडियन ऑफ इंग्लिश इज हायर देन द मीडियन ऑफ मैथ. Use suitable data from the graphs to compare the central tendency and spread of the marks. Okay. इन्होंने कोई एनालिसिस करने को नहीं कहा, वरना ओ लेवल्स में तो हम ये कहते थे कि दिस ऑन एवरेज स्टूडेंट परफॉर्म्ड बेटर इन इंग्लिश देन इन मैथ सिंस द मीडियन ऑफ इंग्लिश इज ग्रेटर देन द मीडियन ऑफ मैथ. और स्टेट भी करना होता था, और इधर भी करना होगा. मीडियन मैथ मार्क्स हैं 40 और मीडियन इंग्लिश मार्क्स हैं 56. सो मीडियन ऑफ इंग्लिश is greater than the median marks for math, showing that on average student performed better in English paper. पूरा कंक्लूजन करना चाहिए हमें आइडियली. ओके. ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी का कंपैरिजन. अब हम इनके स्प्रेड का कंपैरिजन करते हैं. स्प्रेड का मतलब या इंटरक्वार्टाइल रेंज को स्प्रेड करो, कंपेयर करो, या रेंज को कंपेयर करो. इंटरक्वार्टाइल रेंज बेहतर मेजर है एज कंपेयर टू रेंज. इट्स ऑलवेज बेटर टू कंपेयर इंटरक्वार्टाइल रेंज देन रेंज. उसकी वजह ये होती है कि अगर डेटा में कोई एक बहुत ही ऑफ पॉइंट हो, जैसे सारे बच्चों ने लेट्स से 0 से लेकर 70 तक स्कोर किया है और एक बच्चा है जिसने 100 स्कोर कर लिया है, तो वो एक 100 एक आउटलायर हो जाता है. तो फिर उससे रेंज इतनी बड़ी बन जाएगी. 100 माइनस 0 करेंगे तो रेंज 100 ही बन जाएगी. व्हाट इज रेंज? मैक्सिमम वैल्यू स्कोर्ड माइनस मिनिमम वैल्यू स्कोर्ड. लेकिन जो इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है वो डेटा के 75% वैल्यू से लेकर 25% वैल्यू का डिफरेंस लेता है. तो फिर उससे उसमें अगर डेटा में कोई आउटलायर लाई कर रहा है, कोई बहुत ऑफ वैल्यू लाई कर रही है, वो ओमिट हो जाती है. क्योंकि जो आउटलायर होता है वो बिल्कुल शुरू में होती है एक एक्सट्रीम वैल्यू, या बिल्कुल एंड में होती है एक्सट्रीम वैल्यू.
तो वो इमिट हो जाती है. सो द इंटरक्वार्टाइल रेंज इज अ better measure of spread as compared to the range. So I will be comparing the interquartile range of both data. So the upper quartile देख लेते हैं दोनों का. Upper quartile में हम 1400 का 75% लेंगे. That is 1050. तो वो यहाँ आ गया 1050. So इंग्लिश और मैथ का अपर क्वार्टाइल रीड कर लेते हैं. इंग्लिश का आ रहा है 62 और मैथ का आ रहा है 80. इसी तरह लोअर क्वार्टाइल देख लेते हैं दोनों का. 25% ऑफ 1400 350 यहाँ पे. चलिए 350 पे मैथ का आ रहा है अराउंड 12. लोअर क्वार्टाइल यहाँ लिख लेते हैं. लोअर क्वार्टाइल मैथ इज 12. लोअर क्वार्टाइल English is 42. तो अब इंटर क्वार्टाइल रेंज देख लेते हैं दोनों की. इंटर क्वार्टाइल रेंज इंग्लिश, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज मैथ इज 80 minus 12. 68 इंटर क्वार्टाइल रेंज है मैथ की और 20 इंटर क्वार्टाइल रेंज है इंग्लिश की. सो you can write interquartile range of math is greater than interquartile range of English. अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैथ के जो मार्क्स आए हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा है. कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा स्कोर कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने बड़ा बुरा स्कोर किया. इस वजह से अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस ज्यादा है. इंग्लिश में इंटर क्वार्टाइल रेंज इज स्मॉलर. दैट मीन्स अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस कम है. दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए ना वो एक दूसरे के मतलब रिलेटिवली कंपैरेटिवली एक जैसे मार्क्स लिए. बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है डेटा में. मैथ्स में रिलेटिवली ज्यादा वेरिएशन है. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ मैथ बीइंग ग्रेटर देन इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ इंग्लिश शोज दैट math marks have greater variation. और क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड का वर्ड यूज किया हुआ है, हैव ग्रेटर स्प्रेड, मतलब मार्क्स दूर दूर है. ठीक है. एनी क्वेश्चंस मीडियन के कंपैरिजन में और इंटर क्वार्टाइल रेंज के कंपैरिजन में? वही ओ लेवल्स वाला कंपैरिजन है, बस मीडियन की जगह सेंट्रल टेंडेंसी का वर्ड यूज होगा. ज्यादा फैंसी हो जाते हैं हम ए लेवल्स पे. और इंटर क्वार्टाइल रेंज की जगह स्प्रेड का वर्ड यूज होगा. सो व्हेन दे से कंपेयर द सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्प्रेड, इसका मतलब है उनके मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज को कंपेयर करें. पार्ट 2 में कहा है स्टेट एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मैंने आप लोगों को दो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे बिफोर वी स्टार्टेड स्टैट्स. एक तो यही था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वर्कशीट, और जो दूसरी थी ना दैट वाज दिस डॉक्यूमेंट जिसमें सारे डेटा रिप्रेजेंटेशंस के मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे. सो लेट्स टेक अ लुक कि इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. लेट्स रीड दैट आउट. Easy to calculate median, that's correct.
कैसे हम मीडियन फाइंड करते हैं? लेट मी एनोटेट हियर। ग्राफ गिवन होता है, इधर एक मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है, लेट्स से 500। तो मीडियन कैसे आएगा? आपने सिंपली 250 के करस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू रीड कर लेनी। तो यस, मीडियन आराम से आ जाता है इसका, एज कम्पेयर टू अगर स्कैटर्ड डेटा हो, लेट्स से एक पॉइंट पता हो, किसी ने 30 मार्क्स लिए, किसी और ने भी 30 मार्क्स लिए, किसी ने 15 मार्क्स लिए, किसी ने 20 मार्क्स लिए मैथ्स के एग्जाम में। अभी एक स्प्रेड आउट डेटा है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में नहीं है, तो उसका मीडियन निकालने में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें सारे डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसके मिडल में कौन सी वैल्यू। तो बहुत लंबा काम हो जाता है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीडियन फॉरन आ जाता है। इसी तरह से क्वार्टाइल्स फॉरन आ जाते हैं, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। और फिर एस्टिमेशन ऑफ डेटा बिलो और अबव द वैल्यू, ये भी हमने क्वेश्चन में देखा था कि एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक मोर देन 50 आवर्स और व्हाटएवर। तो वो हम इधर 50 होता था, इधर वैल्यू रीड कर लेते थे, लेट्स से इधर 30 आया, तो हम कह देते थे 30 पीपल टुक लेस देन 50 आवर्स। और अगर मोर देन का पूछा होता है तो हम इधर मैक्सिमम से माइनस कर देते थे, 100 माइनस 30 माइनस कर। So we've done questions like this as well. So advantages of uh, the cumulative frequency graph is easy to calculate median, quartiles, and estimation of data below or above some value, which we've all done in these questions. अच्छा, अब disadvantage क्या है? Difficult to compare frequencies between each data group. इसकी रीजन ये है कि जो cumulative frequency table होता है, उस तरह का टेबल होता है। मोहन, जी। आपने अभी तक से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कराया है? हाँ जी। हाँ जी, अभी खाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करा। ओके। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 13, इस तरह का टेबल होता है। और इधर उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यहाँ लेट्स से 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, और बढ़ती जाती है। तो अब इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये नहीं हमें पता होता कि 5 to 10 के बीच में क्या फ्रीक्वेंसी है, और फिर 10 to 13 की कलेक्टिव क्या फ्रीक्वेंसी है। हमें एफर्ट करना पड़ता है इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज करने के लिए। सो वी कैन नॉट कंपेयर फ्रीक्वेंसीज बिटवीन ईच डेटा ग्रुप डायरेक्टली फ्रॉम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। उसको कन्वर्ट करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमें मतलब इट इज अ लेंथी प्रोसेस। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। एक और डिसएडवांटेज है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कि ओरिजिनल डेटा तो लॉस्ट हो जाता है, हमें ओरिजिनल डेटा नहीं पता होता। हमें नहीं पता कि एक स्टूडेंट ने 30 स्कोर किया है, एक ने 19 स्कोर किया मैथ के टेस्ट में, एक ने 12 स्कोर किया है। हमें ये पता होता है कि इतने स्टूडेंट्स ने लेस देन 12 स्कोर किया है, इतने स्टूडेंट्स ने लेस देन 30 स्कोर किया है, इतने स्टूडेंट्स ने लेस देन 39 स्कोर किया, या जो भी डिवीजन। ठीक है, हमें ओरिजिनल डेटा नहीं पता होता। सो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और दैट मतलब कि अगर ये नहीं पता चलता कि कितने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं। हाँ एग्जैक्टली मतलब हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता होता। ठीक है, ओरिजिनल डेटा इज लॉस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर इन डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हम जब ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ करेंगे तो हम इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। ओके, बैक टू द ओरिजिनल वर्कशीट्स को खत्म करते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर ने कल का लेसन मिस किया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन भी उसी तरह का है, सो लेट्स गो ओवर इट। डिस्क्रीट डेटा जिसमें आ जाता है। Let's take a look. Okay. The following cumulative frequency table shows examination marks for 300 candidates in country A and 300 candidates in country B. So
कंट्री ए में 10 से कम 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, 20 से कम 68 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, 35 से कम 159 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। सो सी वी डू नॉट हैव द ओरिजिनल डेटा। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है लेकिन हमें ओरिजिनल डेटा नहीं पता। सो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, work out without drawing a graph, show that the median for country B is higher than the median for country A। अच्छा जी, मीडियन निकलता कैसे है? We have 300 कैंडिडेट्स, यहाँ मार्क्स हो जाएगा। मैं बस ग्राफ फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक आपको बता रही हूँ, आपने बनाना नहीं है। और यहाँ पे 300 कैंडिडेट्स हैं, तो फिर मीडियन मार्क्स कैसे निकलेंगे? यहाँ 150 के करस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू रीड करनी होगी अपने ग्राफ की। ठीक है, सो 150 के करस्पॉन्डिंग हम कैसे वैल्यू रीड कर सकते हैं? वी डोंट हैव 150 है, बट हमारे पास अराउंड 150 वैल्यू है। इसका जो मीडियन है होगा cumulative frequency A का, वो 35 से लेस देन होगा। दैट इज व्हाट आई नो। सो फॉर cumulative frequency A, मीडियन जो है दैट इज लेस देन 35। और फॉर कंपनी बी, फॉर cumulative frequency B, मीडियन अराउंड 150 पे आता है, अराउंड 150 पे ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू हमारे 144 पे लेस देन 50 है, तो फिर 150 पे 50 से बड़ी होगी। सो मीडियन ये ए का था और ये बी का, मीडियन फॉर बी वुड बी ग्रेटर देन 50, ये हमें पता है, वुड बी सम वैल्यू ग्रेटर देन। सो we have shown that median of A is smaller than the median for B। पार्ट 1 हो गया। इसके लिए you need to know कि मीडियन होता क्या है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, find the number of candidates in country A who scored between 20 and 34 marks। अच्छा, अब हमारे पास अगर cumulative frequency ड्रॉ हुई होती है तो हम ये काम कैसे करते हैं? ओके, सो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास cumulative frequency ग्राफ ड्रॉ हुआ होता तो हम मार्क्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे, हम एक्स एक्सिस पे 20 के करस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू रीड करते हैं, लेट्स से ये ए आती, और 34 के करस्पॉन्डिंग 34 आवर्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू रीड करते, लेट्स से वो बी आती। तो बी माइनस ए से हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कंट्री ए हु स्कोर्ड बिटवीन 20 एंड 34 मार्क्स इंक्लूसिव। ओके, अब हमने ये काम करना है यूजिंग द टेबल। सो country A is this one, so 20 के corresponding we have 68, और 34 तो नहीं है लेकिन very close to 34 35 है, जिसके corresponding we have 59। so that means ये value इधर 68 है और ये value इधर 159 है। so for part 2 all you have to do is subtract 159 and 68, which gives 91। okay, पार्ट 3 जो है that is the biggest difference between O levels cumulative frequency and A levels cumulative frequency। Calculate an estimate for the mean marks for candidates in country A। मीन हम नहीं निकाल सकते cumulative frequency टेबल से, हम मीडियन निकाल सकते हैं cumulative frequency टेबल से। ये 150 के करस्पॉन्डिंग जो हम वैल्यू रीड कर लेते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, दैट्स द मीडियन। मीन कैसे निकलेगा? मीन के लिए पहले हमारे पास cumulative frequency टेबल होना चाहिए, तो हम cumulative frequency टेबल बनाते हैं। ये भी हमने ओ लेवल में किया हुआ है, सो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्क्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, पहले आगे मिनिमम मार्क्स में क्या लिखूं?
जीरो, जीरो मार्क्स होते हैं ना, 0 to यहाँ कह रहे हैं less than 10, less than 10 मार्क्स क्या लिखें? अगर मैथ्स में किसी के less than 10 मार्क्स आए तो 9.9 मार्क्स तो नहीं मिलते, 9.8 भी नहीं मिलते, 9.7 भी नहीं मिलते। 10 से जो छोटे मार्क्स हैं दैट इज 9, सो 0 to 9। और कितने लोग के आए हैं 0 to 9? 25 लोग। उसके बाद 9 के 9 नहीं लिखना, 10 लिखना है। 10 to यहाँ पे लिखा हुआ है 20, less than 20, so that means 19। यहाँ आ गया 90। और that would be 68 minus 25, so 43 people scored between 10 to 19। ठीक है, ये है डिस्क्रीट डेटा। फिर अगला आ जाएगा 20 to 34, अगला आ जाएगा 35 to 49, अगला आ जाएगा 49 to 69, और नेक्स्ट आ जाएगा ओ नहीं 49 नहीं करना था, सॉरी 50 to 69। दिस वुड बी 50, 49 के बाद आ गया 50, एंड देन 70 to 99। ओके, और नीचे उनकी मैं फ्रीक्वेंसीज लिख रही हूँ। यू जस्ट हैव टू subtract the consecutive frequencies, so subtract this and this, so 159 minus 68 करेंगे, 91, and then I'm just copying from the marking scene, 75, 26 and 40। ओके, ये बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन अब एक बड़ा मसला ये है कि ये हिस्टोग्राम का टेबल नहीं है, ये है बार ग्राफ का टेबल, क्योंकि बीच में गैप्स है। आप मीन तब तक नहीं निकाल सकते, इनफैक्ट आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी नहीं बना सकते जब तक आपके पास ये हिस्टोग्राम का डेटा ना हो। सो अब ये गैप्स खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि इनमें 1 1 यूनिट के गैप्स हैं, तो हर ओके इसको 0.5 हम बढ़ा देंगे और इसको हम 0.5 कम कर लेंगे। सो हर इन वैल्यूज को हम 0.5 इंक्रीज कर देंगे, और जो बैकवर्ड्स वैल्यू है, ये जो लोअर लिमिट है, इसमें हम 0.5 कम कर देंगे। सो उसके बाद ये सारे बार्स का गैप खत्म हो जाएगा और हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाएगा, हिस्टोग्राम का टेबल आ जाएगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। जीरो को हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि मैथ्स में या किसी में भी आपके पास -0.5 मार्क्स नहीं आते, तो जीरो स्टेज जीरो। सो यहाँ आ गया मार्क्स, यहाँ आ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज हो रही। अब मार्क 0 to 9.5, उसके बाद 10 को 0.5 पीछे ले गए, सो 9.5 to 19.5 गैप्स खत्म हो रहे हैं। फिर 19.5 to 34.5, फिर 34.5 to 49.5, फिर 49.5 to 69.5, और फिर 69.5 to 99.5। अब ये बन गया हिस्टोग्राम का टेबल, एंड द फ्रीक्वेंसीज आर द सेम, 25, 43, 91, 75, 26, 40। अब हमें मीडियन निकालना आता है, हम ओ लेवल्स का मेथड यूज करेंगे। कैसे निकलता था मीडियन, सॉरी मीडियन नहीं, मीन। इसका मिड पॉइंट लेते हैं, फिर टाइम्स फ्रीक्वेंसी, देन मिड पॉइंट of these two times frequency, midpoint of these two times frequency, and so on till the end, divided by total frequency, which is 300 candidates। क्वेश्चन में भी गिवन है 300 कैंडिडेट्स, और ये आप इन सब का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 300। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली शो यू कि फर्स्ट मिड पॉइंट क्या होगा, 0 plus 9.5 divided by 2। So the first midpoint is 4.75, इससे 25 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 14.5 टाइम्स 43 सो ऑन। ये मैं सारा नहीं कर रही क्योंकि I'm running short of time। मैंने एक आखिरी बात भी करनी है। प्लस 99.5 प्लस 69.5 डिवाइडेड बाय 2, लास्ट वाले ब्लॉक का मिड पॉइंट आ गया ये, इंटू 40 अपॉन 300 करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस वर्कशीट के एंड पे इसकी वर्किंग हुई है, वो वहां से देख लेना। अच्छा, इस तरह मीन आ गया। अच्छा, अब अगर इसका ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना आता और आप इधर से कर लेते ना, अगर 10, 25, 20, 68, तो यू वुड हैव लॉस्ट मार्क्स। यू कैन नॉट plot a cumulative frequency curve unless you first get rid of these gaps between the bars। तो पहले ये टेबल बनता है डिस्क्रीट डेटा में, सबसे पहले ये टेबल बनता है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इससे टेबल बनेगा। सो वो लिमिट होगी, अब जो वो टेबल बनेगा दैट वुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0 इज 0, then less than equals to 9.5 is 25, then less than equals to 19.5 is 43, 43 नहीं होगा, उनका सम होगा 25 plus 43 which is 68, और फिर less than equals to 34.5 which would be 25 plus 43 plus 91 which is 159 and so on। last bar क्या हो जाएगी, less than equals to 99.5 और वो टोटल 300 वैल्यूज थी तो एंड में 300 आ जाएगा। अब आप एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज करोगे, उसको लेबल करोगे कि यहाँ मार्क्स हैं, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये पॉइंट्स प्लॉट करोगे 0,0, 9.5, 25, 19.5, 68 और इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। सो जब भी डिस्क्रीट डेटा होगा तो आपका काम काफी लंबा होगा। आपने पहले इससे ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फिर आपने इनके गैप्स खत्म करने हैं और हिस्टोग्राम का टेबल बनाना है। उस हिस्टोग्राम से फिर आपने दोबारा से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है और फिर बनेगी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ओ लेवल cumulative frequency and A level cumulative frequency। That's all from my end on cumulative frequency topic। वर्कशीट जो मैंने अटैच की है प्लीज उसको प्रिंट करके एक दफा खुद सॉल्व कर लो ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए कि यू अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि आधी से ज्यादा आई नो ओ लेवल्स की चीजें भी भूली होती है। तो आई ट्राइड कि इस टॉपिक में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सब कुछ कवर हो जाए। सो डू सॉल्व द वर्कशीट ओवर द वीकेंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। चलो देन आई इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो। कल हम बॉक्स में डिस्कस करेंगे। राइट, अल्लाह हाफिज। वो ओ लेवल वाला नहीं है तो प्लीज डू शो अप, उसका काफी एडवांस वर्जन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।